अल्कली मेटल्स के मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं सोडियम ले लेता हूं तो सोडियम का कार्बोनेट साल्ट भी है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट। तो ये बहुत सारे साल्ट बनते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इन साल्ट्स को हीट किया जाए तो फिर क्या होता है। सो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। लेकिन याद रखें कि जो गवर्निंग प्रिंसिपल है, जो लॉजिक है, तो वो सेम है। सो डजेंट मैटर कि आपके पास साल्ट नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सल्फेट है, फास्फेट है या कोई भी है। तो हम जरा यहाँ पे एक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, एक बड़ा अहम कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन। ये क्या है देखिए, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक आयन है, ठीक है जी। एटम कंसिडर कर लें, आयन कंसिडर कर लें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, तकरीबन यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंसिडर करें कि ये क्लोराइड आयन है, तो ज़रा अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन क्लाउड इसी तरह ही होगा, गोल होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर मैं यहां पे कोई दूसरा आयन ले आऊं, मेटल आयन जो कि पॉजिटिव होता है, तो वो अब इस क्लाउड को अपनी जानिब खींच लेता है। तो देखिएगा कि ये जो क्लाउड होगा अब ऐसे जाएगा, यानी पहले जो गोल चक्कर लगा रहा था अब ऐसा नहीं है, बस इस पॉजिटिव आयन ने अब इसको खींच लिया अपनी जानिब। हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये पोलराइज हो गया है। अब अगर इस मेटल आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो फिर ये इस आयन को, इसके क्लाउड को ज्यादा खींचेगा अपनी जानिब, तो पोलराइजेशन पावर इसका ज्यादा होगा। अब ये पोलराइजेशन पावर जो है, देखिएगा मैं इधर लिख लेता हूं कि पोलराइजेशन पावर, मैंने सिंपल ये लिख दिया है कि ये डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी पर ये डिपेंड करता है। और चार्ज डेंसिटी क्या है, जैसे कि मास डेंसिटी होती है, तो चार्ज डेंसिटी बराबर होती है किसी आयन का चार्ज और डिवाइडेड बाय उसका साइज। अगर मैं इनकी बात कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे ये जो आयंस हैं हमारे पास, अल्कली मेटल के आयंस, ये है लिथियम आयन, तो +1 चार्ज है। फिर सोडियम आयन है, इसका भी +1 चार्ज है। पोटाशियम है, +1 है। रोबेडियम है, +1 है। और इसी तरह सीजियम है, यह भी +1 चार्ज है। तो अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में चार्ज तो सेम है, लेकिन इनका जो साइज है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता जाता है। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो जाहिर पोलराइजेशन पावर क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। आप देख सकते हैं चार्ज इन सब का सेम है, लेकिन साइज इसका बहुत ज्यादा है, तो पोलराइजेशन पावर सीजियम का बहुत कम होगा। और सबसे कम साइज लिथियम का है, लिहाजा पोलराइजेशन पावर लिथियम का सबसे ज्यादा होगा। अब इसका रोल क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ साल्ट्स में, तो देखिए मैं इन साल्ट्स की बात कर रहा हूं। लाइक ये देखें, इस तरह के साल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट साल्ट, नाइट्रेट साल्ट, या इस तरह हमारी बुक ने अभी जो लिखा है बाइकार्बोनेट। आप चाहें तो इधर इस तरह के बहुत सारे साल्ट ले सकते हैं, फास्फेट साल्ट, सल्फेट साल्ट वगैरह वगैरह एटसेट्रा, ये बहुत सारे हैं। मैं कार्बोनेट को ले लेता हूं एज ए एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि पोलराइजेशन पावर का मतलब क्या होता है। देखिए कार्बोनेट आयन जो होता है तो वो एक्चुअली रेजोनेंस स्ट्रक्चर रखता है। ये ऑक्सीजन है तो इस पे 2 लॉन पेयर, इस पे है 3 लॉन पेयर और -1 चार्ज है। इस पे है 3 लॉन पेयर और -1 चार्ज। ये इसका एक कंट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर अगर आप बनाते हैं तो फिर डबल बॉन्ड इधर बनाएं, यानी मैं ये बना देता हूं, लेकिन इस वक्त ये टॉपिक नहीं है तो मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। देखिए अब मैंने वो डबल बॉन्ड इधर बना दिया, तो अब इधर भी इसके 2 लॉन पेयर होंगे। इसके लॉन पेयर इधर 3 है, यानी इस तरह ये लॉन पेयर और इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, फिर इसके भी 3 लॉन पेयर हैं, माइनस चार्ज। मैं हाइब्रिड बना देता हूं कि जो हाइब्रिड है और पोलराइजेशन पावर का उस पर क्या असर होगा। देखें इधर कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड्स मैंने बना दिए। और अब जो डीलोकलाइज क्लाउड है ये वाला, ये जो डीलोकलाइज क्लाउड है मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये सारे जो एटम्स है उनके ऊपर ये डीलोकलाइज है। अगर आप यहां पर मिसाल के तौर पे कोई मेटल आयन ले आते हैं, मिसाल के तौर पे ये मेटल आयन है
और जाहिर है कि इस पे -2 चार्ज है, कार्बोनेट पे -2 चार्ज है, तो यहां पर भी इधर भी होना चाहिए +2। या तो आप 2 सोडियम अटैच करेंगे तो वो भी +2 हो जाएगा, या फिर एक कैल्शियम होगा तो फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर 2 सोडियम है तो सोडियम कार्बोनेट। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका पूरा, जो डीलोकलाइज क्लाउड है। ये मेटल आयन इस डीलोकलाइज क्लाउड को खींच लेगा। तो जैसे ये डीलोकलाइज क्लाउड को खींचेगा तो ये आयन, ये एटम जो है ये वाला, ये आखिरी है, इसने क्लाउड को खींच लिया, तो अब ये बाउंड होगा इसके साथ। एज ए रिजल्ट ये वाले बाउंड बड़े वीक हो जाते हैं। यानी आप ये जानते हैं कि ये जो क्लाउड है डीलोकलाइज है, सही है कि अगर ये उसको बांध लेता है, फॉर एग्जांपल जब आप ये कर लेते हैं, लाइक ये देखिए, मैं इसका अगर हाइब्रिड बनाऊं कुछ इस तरह, तो अब अंदाजा लगाएं ये डीलोकलाइज क्लाउड है। अगर मेटल आयन जो है वो इस क्लाउड को खींच ले तो फिर ये इधर बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है, तो ये इसको पोलराइज कर लेता है। और जितनी मेटल आयन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी उतना ही ये जो कार्बोनेट है ये उतना ही अनस्टेबल होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, यहां पर लिथियम कार्बोनेट है तो ये सबसे अनस्टेबल होगा। आप इसे थोड़ा सा हीट कर लेंगे ये डिकम्पोज हो जाएगा। हम पहले यहां पे ये बात कर लेते हैं लिथियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट भी यही है। देखिए जरा, ये कार्बोनेट है और नाइट्रेट ऐसे होता है NO, और इधर एक चार्ज है -1। फिर ये बाइकार्बोनेट्स है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो बाइकार्बोनेट भी ऐसे ही होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ये जरा इस तरह का स्ट्रक्चर है। जो मेटल आयन होगा वो इधर बाउंड होगा इसके साथ यहां पे, और इधर जो मेटल आयन है तो वो इस ऑक्सीजन के साथ बाउंड है, ये वाला। तो ये हमारे पास हो गए मेटल बाइकार्बोनेट, यानी ये है हमारे पास मेटल बाइकार्बोनेट साल्ट, ये है मेटल नाइट्रेट साल्ट, और ये है मेटल, चूंकि इधर +1 स्टेट है तो हम 2 मेटल लगाएंगे, तो मैंने लिख दिया M2 और कार्बोनेट। अच्छा, अब देखिए इधर कि लिथियम नाइट्रेट को हीट किया जाए तो लिथियम का पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो ये नाइट्रेट को पोलराइज कर लेगा इजीली, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड में जो कि सॉलिड है, NO2 गैस रिलीज होगी और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाती है। अब यहां पे 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि ये जो है ये ब्राउन कलर की गैस है, ये ब्राउन कलर है इसका। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो बाकी है, बाकी नाइट्रेट्स, वो इस तरह बिहेव नहीं करते, वो इस तरह डिकम्पोज होते हैं। ये फिर सोडियम नाइट्रेट है जो कि अपॉन डिकम्पोजिशन कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट में जो कि सॉलिड है, और साथ साथ कुछ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। नाइट्राइट इस तरह होता है, जरा देखें, नाइट्रोजन का यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये एक लॉन पेयर है, तो ये बना देगा सोडियम नाइट्राइट। पोटाशियम बनाएगा पोटाशियम नाइट्राइट NO2 KNO2, और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, एटसेट्रा। यानी ये रिएक्शन जरा देखें, मैं लिख लेता हूं कि मेटल नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा मेटल नाइट्राइट में और अलोंग विद ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये ख्याल रखें कि इस वक्त मेटल कौन है, सारे मेटल हैं लेकिन लिथियम नहीं है। लिथियम को मैंने क्रॉस कर दिया है, ये लिथियम है और मैंने इसको क्रॉस किया कि लिथियम इस तरह का बिहेव रखता है। बाकी जो अल्कली मेटल नाइट्रेट्स हैं तो वो अपॉन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस करते हैं नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस। तो आपने एक ये याद रखना है कि लिथियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन उस तरह नहीं है जैसा कि बाकी अल्कली मेटल नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन है। ये इसका पिक्यूलियर बिहेवियर है। लिथियम थोड़ा सा अपने ग्रुप मेंबर से जरा डिफरेंट होता है और एंटी टेस्ट के लिए बड़ा अहम पॉइंट है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आपको आंसर दे दिए जाएंगे A, B, C इस तरह, और आपसे पूछा जाएगा कि which one among the following produces a brown colored gas upon decomposition। तो पहला आंसर होगा लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह वगैरह। तो लिथियम नाइट्रेट जो है ये ब्राउन कलर गैस NO2 जो है या नाइट्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है। अब कार्बोनेट्स की बात है, तो देखिए कार्बोनेट जब ये आप डिकम्पोज करते हैं, अगर मेटल आयन है तो ये इस कार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को, ठीक है जी, या कार्बोनेट को पोलराइज कर देगा
और ये इसके साथ जो है वो बाउंड हो जाता है। यानी इस वक्त ये ऑक्सीजन इसके साथ बाउंड है तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है CO2 के फॉर्म में। तो ये मेटल है। चले मैं एक पहले ये रिएक्शन लिख लूं। लिथियम कार्बोनेट है तो ये प्रोड्यूस कर लेगा लिथियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। यानी अगर आप लिखना चाहें तो ये इस तरह होगा। मिसाल के तौर पे लिथियम कार्बोनेट में यहां पे बना दूं तो देखें ये इस तरह होगा। ये है कार्बोनेट CO3, इधर भी माइनस चार्ज है और इधर भी माइनस। तो जब आप लिखते हैं लिथियम कार्बोनेट तो ये देखें कि लिथियम आयन एक इसके साथ बाउंड है और एक इसके साथ बाउंड है। ठीक है जी। तो ये लिथियम इसको लेके लिथियम ऑक्साइड बना देगा, ये इसको लेके लिथियम ऑक्साइड बना देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती बल्कि कार्बन ऑक्साइड जो है वो बनती है। तो यहां पे बन जाएगा लिथियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड। सोडियम है तो ये बना देगा सोडियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और पोटाशियम जो होगा बाय कार्बोनेट जो है तो बनाएगा पोटाशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। यानी इस वक्त आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, ये मेटल है, ठीक है जी, कार्बोनेट, तो ये प्रोड्यूस करेगा मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन का स्टेट है -2 तो इधर लगा ले, मेटल का +1 है तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, और अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड है ज़ाहिर है मेटल के कंपाउंड है, और मैं बता चुका हूं कि मेटल के कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं तो ये सॉलिड होगा। तो अल्कली मेटल नाइट्रेट जब हीट करे तो डिकम्पोज करेंगे मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस, सिवाय लिथियम नाइट्रेट के। अल्कली मेटल कार्बोनेट्स प्रोड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अब पोलराइजेशन पावर वाली बात, तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं लिथियम कार्बोनेट जल्दी डिकम्पोज होगा, सोडियम कार्बोनेट को ज्यादा हीट देंगे बिकॉज सोडियम का पोलराइजेशन पावर कम है, और पोटेशियम कार्बोनेट को उससे भी ज्यादा हीट देंगे। तो ये जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा, गोया साल्ट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। साल्ट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है, लिहाजा आप ज्यादा हीट एनर्जी देंगे तो डिकम्पोज होगा। यानी इन तीनों में से अगर कभी आ जाता है कि इनमें से थर्मली लीस्ट स्टेबल कौन है, तो ये थर्मली लीस्ट स्टेबल है, इन तीनों में ये फिर मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल का मतलब कि जो इजीली डिकम्पोज होगा। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन को पकड़ लेके तो फिर आपके पास ये आता है और ये हो जाएगा CO2 और H2O। तो देखें लिथियम बाइकार्बोनेट है तो ये प्रोड्यूस कर लेगा, पहले तो आता है वैसे लिथियम कार्बोनेट आ जाता है, लेकिन लिथियम कार्बोनेट पर डिकम्पोज होगा तो ये बन जाता है ना। तो ये है लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ तो ये आ जाएगा हमारे पास लिथियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और अब हमारे पास है H2O भी। H2O आप जानते हैं कि इस टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट करते हैं तो ये तो वेपर्स आएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट जो है रूम टेम्परेचर पे ये पर लिक्विड है तो मैंने लिक्विड ले लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे हीट करे तो ये कन्वर्ट होगा सोडियम कार्बोनेट में, और सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है आगे, यह है सोडियम ऑक्साइड में जो कि सॉलिड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है और अलोंग विद H2O। और इसी तरह पोटेशियम बाइकार्बोनेट है तो ये प्रोड्यूस कर लेगा पोटेशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है और H2O जो कि एक लिक्विड है। तो गोया हम जनरल रिएक्शन लिख सकते हैं कि जब अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट को हीट कर ले और वो डिकम्पोज हो तो बन जाएगा मेटल का ऑक्साइड। चूंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो वो मैंने इधर लगा लिया, और प्लस ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है और अलोंग विद H2O जो कि वेपर्स आएंगे, लेकिन हमने कंडेंस स्टेट में लिख दिया है। ये मेटल कोई भी हो सकता है, कोई भी का मतलब अल्कली मेटल में से ये लिथियम हो सकता है, यानी ये लिथियम होगा या फिर सोडियम होगा, पोटाशियम होता है, रुबिडियम है, एटसेट्रा, सीजियम या फ्रांसियम आप कोई भी ले सकते हैं। सो हमारे पास 3 किस्म के ये रिएक्शन थे। अल्कली मेटल नाइट्रेट को अगर हीट किया जाए यू विल गेट मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस सिवाय लिथियम के। अल्कली मेटल कार्बोनेट्स को अगर हीट किया जाए
आपके पास आएंगे मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट को हीट किया जाए तो आपके पास आएगा मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। और ये पोलराइजेशन पावर वाली पूरी स्टोरी है जो आपको बता दी। तो अब हम इसके बाद इसके साथ एक रिलेटेड एक और चीज है फ्लेम टेस्ट, जो इसका आखिरी है अल्कली मेटल का टॉपिक। तो फ्लेम टेस्ट आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये होता क्या है? देखिए, फ्लेम टेस्ट जो है ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। ये हमें ये बता देता है कि ये जो साल्ट है ये किस मेटल का है। आपके पास मिसाल के तौर पे अल्कली मेटल के साल्ट्स मेजॉरिटी तो वाइट ही होते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये किस मेटल का साल्ट है? सोडियम कार्बोनेट है कि पोटाशियम कार्बोनेट है कि रुबिडियम कार्बोनेट है? आपको फ्लेम टेस्ट से पता चलता है। फ्लेम टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं जरा देखें। सबसे पहले आप लेंगे चाइना डिश, यह है चाइना डिश, और इसमें आपने डाल दिया है साल्ट, और अब इस साल्ट में आप डाल लेंगे कंसंट्रेटेड HCl। मकसद हमारा यह है, और ग्लास रॉड की मदद से इसको मिक्स करें। मकसद हमारा यह है कि अगर ये कोई साल्ट है, मिसाल के तौर पे सोडियम सल्फेट, और आपने डाल दिया HCl, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में। हमें क्लोराइड साल्ट चाहिए होते हैं, बिकॉज क्लोराइड साल्ट जो होते हैं वो ज्यादा वोलेटाइल है। तो वो जो बंसन बर्नर है, तो उस फ्लेम में ये वोलेटाइल है, तो हमारे लिए टेस्ट में आसानी हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है बंसन बर्नर। बंसन बर्नर जो है ये आम बर्नर से जरा सा डिफरेंट है। जैसे ये देखें, ये बंसन बर्नर है और इसमें यहां पे होता है एक सुराख होता है, ये नेचुरल गैस की सप्लाई आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं पाइप, तो यहां से नेचुरल गैस जा रही है, इसमें कुदरती गैस, नेचुरल गैस, और ये जो सुराख है इसमें ऑक्सीजन इसके साथ मिक्स होती जाती है और गैस इससे नहीं निकलती। जब आपने इसको जलाना शुरू कर दिया तो सक्शन एक डेवलप होती है इस पे। अच्छा, ये भी याद रखें कि इसके ऊपर एक रिंग सी होती है, यहां पर एक रिंग सी है, यह वाली ऐसे। तो अगर, और इस रिंग में भी एक होल है, जैसे कि ये बर्नर है, मिसाल के तौर पे ये बर्नर है, ये फ्लेम है, और इस बर्नर में यहां पे होल है, तो हवा आएगी, और ये वो रिंग है इसके ऊपर बंद, इस रिंग में भी इधर होल है, तो ये होल अगर बर्नर के होल के सामने होगा तो हवा आएगी, नेचुरल गैस पास होती है, तो ये हवा उसके साथ मिक्स होगी। लेकिन अगर आपने इसको रोटेट कर दिया तो अब सारे होल तो बंद हो गया, तो अब इसमें हवा नहीं जाएगी, तो लिहाजा ये आपके पास ऑरेंज फ्लेम होगा। लेकिन जब ये पूरी तरह ऑक्सीडाइज होता है तो आपके पास जो फ्लेम आता है ये हल्का ब्लू फ्लेम आता है, इस तरह। अब आपने फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करना है तो इसके लिए हम जनरली लेते हैं प्लैटिनम वायर, ये एक इसका हैंडल है वायर का, और इस वायर को एंड में आप इस तरह लूप दे दें, सही है, इस तरह जरा टेढ़ा करके ना लूप दे दें। ये प्लैटिनम वायर भी इस्तेमाल हो सकती है इसके लिए। और एक और भी चीज है निक्रोम, जिसे हम कहते हैं, नाइक्रोम भी लोग कह रहे हैं, बिकॉज ये है निकल क्रोमियम का वायर है, और कुछ लोग तो इवन ग्लास रॉड से ये परफॉर्म कर लेते हैं सिंपल। अब आप ये प्लैटिनम का ये जो लूप है, ये इस पेस्ट में साल्ट और फिर HCl डाला था, तो पेस्ट बनाया था आपने, स्लरी सी बनाई थी। आप इसमें ये डिप करेंगे तो इसके ऊपर कुछ क्रिस्टल्स आ जाएंगे, और फिर आप इसको उठा के इधर ले आए, तो जैसे ही आप इस फ्लेम को थोड़ा सा इसे टच करें करीब, तो आप देखेंगे कि एकदम से पूरे फ्लेम का जो कलर है ये चेंज हो जाएगा। यहां पे जो एटम्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, हाई स्टेट में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और फिर जब वो गिरते हैं तो रेडिएशन एक कुछ स्पेसिफिक वेवलेंस जो है वो खारिज करते हैं, और वो जो वेवलेंस है वही इसका फ्लेम कलर होता है। और फ्लेम का कलर क्या है उसकी बुनियाद पे आप बात कर सकते हैं कि ये कौन सा मेटल है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे अल्कली मेटल्स और इनके जो साल्ट्स होते हैं उनका क्या फ्लेम कलर आता है। देखिए, अगर आपने लिथियम साल्ट लिया है, लिथियम का कोई साल्ट, लिथियम सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्लोराइड, और आप HCl डालेंगे, यू विल गेट लिथियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करते हैं तो आपके पास जो कलर आता है, फ्लेम कलर जो होगा लिथियम एंड इट्स साल्ट, तो ये देते हैं क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड कलर आता है इसके फ्लेम का, रेड ही है, ब्राइट है, जैसे कि ये जरा ब्लड रेड है, तो जैसे वो गाड़ी की ब्रेक बत्ती होती है ना, उसी तरह का रेड है ये। अच्छा, फिर जो सोडियम है, तो सोडियम वाला टेस्ट आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। चूल्हा जलाएं,
जरा हल्की आंच हो ताकि हल्का सा, ताकि वो ब्लू फ्लेम आए। और अब आप सोडियम क्लोराइड ले लें, घर में मौजूद है टेबल साल्ट, वो ले लें और इस फ्लेम के ऊपर आप डालेंगे, स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें, तो आप देखेंगे एकदम से ये गोल्डन हो जाएगा। तो सोडियम और इसके जो साल्ट्स हैं वो देते हैं गोल्डन येलो कलर, ये देते हैं गोल्डन येलो, ये इनका कलर होगा। अच्छा, बाकी इसके बाद जो है तो ये जरा हमारे पास वायलेट के साथ काफी मिलते जुलते हैं। एक जिसको हम कहते हैं कि ये है पेल वायलेट, और इस तरह ये जो है पोटाशियम जो है तो ये है पेल वायलेट, पेल वायलेट है। रुबिडियम का थोड़ा सा हमारे पास आता है रेड सा, इस तरह वायलेट है वो भी, लेकिन रेड वायलेट है, रेड वायलेट। और इसी तरह सीजियम का जो आता है तो वो ब्लू वायलेट है, ब्लू वायलेट। लेकिन काफी सारे मतलब काफी मिलते जुलते होंगे, अगर आप प्रैक्टिकली इनको देख लें तो ये काफी मिलते जुलते हैं ये कलर जो है। और पेल जो वायलेट है इसके लिए जनरली एक और लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम, लाइलिक कलर, लाइलिक, इस तरह। तो ये हमारे पास है पोटाशियम, इसके साल्ट्स जो हैं वो पेल वायलेट कलर देते हैं, रुबिडियम देता है रेड वायलेट, और सीजियम देता है ब्लू वायलेट। तो आपने इसको यूं याद रखना है, लिथियम रेड कलर देगा, सोडियम येलो कलर देता है, और ये जो तीनों हैं ये देते हैं वायलेट, लेकिन ये जरा पेल वायलेट, रेडिश सा है, थोड़ा सा ब्लूइश, लेकिन है ये सारे वायलेट ही के रेंज में आते हैं। तो ये थे अल्कली मेटल्स के साल्ट्स और इनका फ्लेम कलर।